नमस्कार दोस्तों, मैं आर के चौरसिया आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल 4G मैथमेटिक्स क्लासेज में, जहां हम सब सीखते हैं, अध्ययन करते हैं और ज्ञान की दुनिया में सफ़र करते हैं। आज का ये लेक्चर क्लास 12 के उन सारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो भी विद्यार्थी 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आर के चौरसिया आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल 4G मैथमेटिक्स क्लासेज में, जहां हम सब सीखते हैं, अध्ययन करते हैं और ज्ञान की दुनिया में सफ़र करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, अध्यारोपण का सिद्धांत और आवेश वितरण से संबंधित कूलाम के नियम को समझने वाले हैं। तो ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और आप सबों से निवेदन है कि इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस क्लास का लाभ ले पाएँ और अधिक से अधिक बच्चे जुड़ पाएँ। तो चलिए बिना देरी के आज के जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। मान लेते हैं, माना दो बिंदु आवेश, यहाँ पर दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 है, जिनके मूल बिंदु से यानी कि ओरिजिन से, मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन के सापेक्ष स्थिति सदिश वेक्टर R1 है तथा वेक्टर R2 है। यदि आवेश Q1, जो आवेश Q1 है, Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश R21 वेक्टर हो तो हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन में हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस, ये ओरिजिन हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि एक बिंदु आवेश यहाँ पर है, इस बिंदु आवेश का नाम हम Q1 रख देते हैं और एक बिंदु आवेश ये है Q2। Q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है, उसका नाम आप लोगों ने रखा वेक्टर R1 वेक्टर, और इसका जो है ये बिंदु Q2 का जो स्थिति सदिश है वेक्टर R2 है। और Q1 के सापेक्ष, ये Q1 के सापेक्ष जो Q2 की स्थिति सदिश है उसको हम लोग R21 वेक्टर। अब समझना है कि ये वाला जो है आपके पास, ये जो वेक्टर आप देख रहे हैं ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, और ये जो है Q1 से Q2 के तरफ जो जा रहा है ये R21 वेक्टर है। यहाँ पर जब हम पढ़ा रहे हैं, वेक्टर पढ़ा रहे थे, तो उसमें बताए थे कि हम लोग जब ट्रायंगल लॉ लगाते हैं तो हम लोग चेक करते हैं कि हेड टू टेल कहाँ है। तो इस वेक्टर का R1 का हेड यहाँ पर है, R21 वेक्टर का यहाँ पर है, तो ये हेड टू टेल हो गया, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तब हम लोग बात करेंगे सदिश योग के त्रिभुज नियम से। अब हम लोग देखते हैं सदिश योग के त्रिभुज नियम से इस चीज़ से समझ लेते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? R2 वेक्टर है, तो R2 वेक्टर जो है रिजल्टेंट वेक्टर अदर जो वेक्टर दिया गया उनके सम के बराबर हो जाता है। तो वेक्टर R1 प्लस वेक्टर 2 वेक्टर यानी कि R21 वेक्टर के बराबर होगा। अगर R21 निकालेंगे तो R21 वेक्टर जो आएगा ये आ जाएगा इधर R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर। इस बात से आप सहमत होंगे? R21 वेक्टर हम लोगों ने निकाल लिया। अगर R21 का मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब हम लोग इस बात को जो समझ गए R21 वेक्टर, तो हम लोग निकालते हैं जो ये Q1 है, तो Q2 पर Q1 के कारण बल, तो Q2 पर Q1 के कारण यानी कि जो है Q2 पर ये Q1 जो है बल लगाएगा, तो उसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। और ये हो जाएगा कितना? Q2 पर, तो F21 वेक्टर बल निकल जाएगा। और ये Q2 जो है इस पर जो बल लगाएगा उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो इस पर जो बल लगा रहा है वो कौन लगा रहा है? F2। और किस पर? तो ये F21 वेक्टर हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं कि अगर हमको Q2 पर निकालना है तो F21 लिखेंगे और Q1 पर निकालना है तो F21 लिखेंगे। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो समझते हैं आवेश Q2 पर Q1 के कारण विद्युत बल। यहाँ पर देख लेते हैं,
आवेश Q2 पर Q1 के कारण क्या निकाल लेते हैं, विद्युत बल। विद्युत बल जो F होगा तो हम लोग निकाल रहे हैं Q2 पर, तो Q2 पर निकाल रहे हैं तो F21 वेक्टर होगा, यानी Q2 पर जो बल है वो क्या है, F21 वेक्टर है। E कितना हो जाएगा, तो हम लोग कूलम्ब के नियम से जानते हैं वो क्या हो जाता है K, और दोनों आवेश क्या है Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर। तो R यानी इसके बीच का दूरी, तो इसके बीच का दूरी जो है R21 वेक्टर, और दूरी चाहिए तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देते हैं। और इसका जो डायरेक्शन है वो किधर जा रहा है, तो उसका डायरेक्शन इधर है, तो किधर जा रहा है, यानी 2 से 1 के तरफ, तो इसको लिख देंगे R21 कैप। ठीक, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए जो F का मान निकल करके आएगा F21 वेक्टर वो निकल जाएगा, K का मान कितना हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जाएगा Q1 Q2 बटा के ये R21 वेक्टर को अभी निकाले हैं, वो कितना निकाले हैं R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसका तो होल स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन होगा R21 कैप। इसको मान लेते हैं समीकरण। पुनः अब बात करते हैं, हम लोग इसी प्रकार भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है तो इसको हम लिख देते हैं इसी प्रकार, इसी प्रकार आवेश यहाँ पर जो हम लोग निकाले थे Q2 पर निकाले थे आवेश, अब Q1 पर निकाल देते हैं। Q1 पर Q2 के कारण विद्युत बल हम लोग लिख देते हैं विद्युत बल। तो विद्युत बल जो होगा वो कितना होगा F, तो किस पर निकालना है Q1 पर, तो F12 वेक्टर हो जाएगा, F12 वेक्टर, और ये कितना हो जाएगा, तो इसी के हिसाब से देख लीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा के, तो ये हो जाएगा R1 माइनस के R2 वेक्टर। यहाँ 2 निकाले हैं तो 2 - 1 है, तो 1 2 निकालेंगे तो 1 - 2, और डायरेक्शन जो है R12 कैप हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, आप यहाँ पर वाली बात ही समझ रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो, या देख लो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी Q1 से Q2 या Q2 से Q1, बात तो सेम है, यानी कि इसका मान और इसका मान दोनों का मान बराबर हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर, ये सब बराबर है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। इसमें इस पर लगने वाला बल का डायरेक्शन इधर है, इस पर लगने वाला बल का डायरेक्शन इधर है। तो अगर समीकरण 1 और 2 से अगर हम लोग बात करें, समीकरण 1 तथा 2 से, तो क्या निकल कर के आएगा, तो यहाँ पर आप लोग समझना है कि ये सब बराबर है, ये सब बराबर है, केवल डायरेक्शन का फेर है। तो F21 वेक्टर जो है वो माइनस F21 हो जाएगा, यानी कि दोनों का जो है परिमाण सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ से हम लोग इस बात को समझ पा रहे हैं, यही तो न्यूटन के तृतीय गति नियम कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। अब समझ लेते हैं कि सर इससे अतः हम लोग इस बात को लिख सकते हैं, अतः दोनों आवेशों पर परस्पर लगने वाला बल परिणाम में समान तथा दिशा में विपरीत होता है, यानी कि विपरीत दिशा में होता है। तो परिमाण में यहाँ पर देख रहे हैं कि परिमाण समान है, ये वाला बात देख लो, यानी 2 पर 1 के कारण बल, और ये जो है 1 पर 2 के कारण जो बल है, इसका जो परिमाण है वो सेम है, सब सेम है। आपको लग रहा होगा सर इसमें R21 माइनस के R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर है, इसमें R1 माइनस के R2 वेक्टर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बात करो, अच्छा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बात करो, सेम है। तो हम लोग इस बात को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः दोनों आवेशों पर परस्पर लगने वाला बल क्या होगा, लगने वाला बल परिणाम में समान, मैग्नीट्यूड समान है, परिणाम में समान तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसीलिए तो मैंने जब कूलम्ब के नियम की सीमाएं बता रहा था तो उसमें बताए थे कूलम्ब के नियम की सीमाएं जिनमें कि कूलम्ब के नियम जो है, कूलम्ब बल जो है न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है।
हो सकता है कि आपको आवाज़ बढ़िया नहीं मिल रहा होगा क्योंकि मैंने माइक लगाना ही भूल गया था। चलिए, अब हो सकता है आवाज़ आपको बढ़िया मिल रहा होगा। अब हम लोग एक चीज़ कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण क्या होता है, तो किस तरीका से हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे, कई जगह पर आपको मिलता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात कर ले रहे हैं कि सर ये क्या होगा, तो F बराबर जो मिलता है वो मिल जाता है F21 ही लिख देते हैं, कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। ये नोट में हम लोग बात कर रहे हैं। तो F21 बराबर लिख सकते हैं 1/k 4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा के आर स्क्वायर, और यहाँ पर जो हो जाता है R21 कैप, ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या है, R जो है उसके बीच की दूरी माने हैं। आप चाहते हो तो अभी हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, नोट में लिख लेते हैं, कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। और कई बार पूछा है कूलॉम के नियम का सदिश रूप क्या है, तो आप लिख सकते हैं, या आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरीका का प्रश्न मिलेगा। F21 वेक्टर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/k 4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा के R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये हो जाएगा R21 वेक्टर कैप हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर हम लोग दूसरे तरीका से भी लिखें तो लिख सकते हैं F21 को ना लिख करके F2 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/k 4 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q1 Q2 बटा के, और डिस्टेंस को मान लेते हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है, और r के डायरेक्शन में यूनिट कैप हो जाएगा r कैप वेक्टर। ठीक है, अब समझते हैं कि सर ये क्या होगा। तो F बराबर जो मिलेगा 1/k 4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा के, अब यहाँ पर RQ जैसे कर देंगे तो यहाँ पर R वेक्टर हो जाएगा। तो आपको बता दें कि यही कन्फ्यूजन कई बार बोर्ड एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है तो बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। जब यहाँ पे कैप दिया रहेगा तो यहाँ पर R स्क्वायर रहेगा, जब यहाँ पर वेक्टर दिया रहेगा तो RQ होगा। समझ पा रहे होंगे, यानी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा के RQ, यहाँ पर R वेक्टर हो जाएगा, और जब कैप दिया रहेगा तो यहाँ पर स्क्वायर होगा। समझ रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो अध्यारोपण का सिद्धांत है वो क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग समझते हैं। अच्छा, ये जो अध्यारोपण का सिद्धांत है वो कहाँ पे लागू होता है, तो कूलॉम का नियम 2 बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। क्या 2 ही आवेश रहेंगे तो बल लगेगा? हो सकता है 2 या 2 से अधिक बल अगर आवेश होंगे तो भी उनके बीच बल लगेगा। तो कूलॉम का नियम केवल 2 बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, जब अधिक आवेश एक जगह पर हो तो उनके बीच लगने वाला उन आवेशों के कारण किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा उसको निकालने के लिए हम लोग इस सिद्धांत का उपयोग करते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो देखते हैं इस सिद्धांत के अनुसार आवेशों के समूह, माने एक से अधिक आवेशों के समूह में उपस्थित किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, आपको समझाएंगे, घबराना नहीं है। परिणामी बल समूह के सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है। मतलब आपको ये समझना है कि ये नियम कब लागू होगा, तो जब अधिक आवेश होंगे, आवेशों के समूह के कारण या आवेशों के निकाय के कारण किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाला बल। चलिए हम मान के चलते हैं कि हमारे पास बहुत सारा, यहाँ पर एक आवेश Q है, यहाँ पर एक आवेश जो है वो Q1 है, यहाँ पर एक आवेश Q2 है, यहाँ पर एक आवेश Q3 है। इसी तरीक़ा से मान लेते हैं कि यहाँ पर एक आवेश Qn है, n आवेश है। तो भैया ये सब आवेश इस पर बल लगा रहे होंगे, तो इसके द्वारा लगाया गया बल मान लेते हैं
इसके द्वारा लगाया गया ये भी बल लगा रहा होगा, ये भी इस पर बल लगा रहा होगा, ये भी आवेश इस पर बल लगा रहा होगा। तो मान लेते हैं इसके द्वारा लगाया गया बल अगर F1 मान लेते हैं, इसके द्वारा लगाया गया F2 मान लेते हैं, और इसके द्वारा लगाया गया बल F3, और इसके द्वारा लगाया गया बल अगर Fn मान लेते हैं, तो इस पर परिणामी बल जो होगा F का, यानी कि F नेट जो आपको निकल करके आने वाला है, F नेट कितना होगा, तो F नेट जो आपको मिलेगा वो F1 प्लस की F2 प्लस की F3 प्लस डैश एंड डैश प्लस Fn के बराबर होगा। यानी कि इस पर लगने वाला बल सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बल के सदिश योगफल के बराबर होगा। आप इस बात को समझ पाए होंगे। अब हम लोग आवेश का वितरण समझेंगे। तो आज थोड़ा सा यहीं पे रहने देते, ये 2 टॉपिक आपको समझना है। आज हम लोगों ने देखा कूलम्ब के नियम का सदिश निरूपण और अध्यारोपण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे आवेश का वितरण, यानी आवेश का वितरण 2 प्रकार के होता है, सतत आवेश वितरण और असतत आवेश वितरण। तो हम लोग कल देखेंगे, आज इसको देख लिए। तो हम लोगों ने आज समझा कूलम्ब के नियम का सदिश निरूपण, और दूसरा हम लोगों ने देखा, अच्छा ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आता है, आप देख लीजिएगा, जब यहाँ पे कैप रहेगा तो स्क्वायर रहेगा, जब यहाँ पर वेक्टर रहेगा तो आर क्यू रहेगा, ये भी प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में। दूसरा हम लोगों ने अभी देखा अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत कब लागू होगा, जब बहुत सारे आवेश हों और उसमें से किसी एक आवेश पर बल निकालना हो, तो हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत का उपयोग करते हैं। यानी आवेशों के समूह में उपस्थित किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल समूह के सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, समझ लीजिए, और कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे कल। और आपका जो मैथ का क्लास है 9 बजे से आएगा, आप लोग 9 बजे मैथ की क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए, और उसमें हम रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने वाले हैं, वो भी बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मैं जो बोर्ड पे बना रहा था उसको कॉपी पर बना रहा हूँ, तो आप ये भी कमेंट करके बताइए कि बोर्ड पर जो बना रहे थे वो सही था या ये जो कॉपी पर बना रहे हैं ये सही होगा, क्योंकि इस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को डिलीवर करना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।